हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स, ये जो आप देख रहे हो अभी, ये करंट अफेयर्स है 16 जुलाई से 15 सितंबर। थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखना है क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग है। बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम का डेट 30 सितंबर हुआ है। तो जो मैंने आप समझ रहे हो सिचुएशन क्या है, कैसे कैसे क्या हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा सा खुद को अलर्ट रखना है और थोड़ा सा सेफ रखना है। तो हम लोग कोशिश, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया है 10 से 15 दिन के फैक्ट्स भी पेपर में आ गए हैं अगर थोड़ा भी पेपर डिले हुआ किसी भी कारण से। तो ये देखा गया, तो हम लोग रिस्क क्यों लें। तो हम 15 सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपको 15 जुलाई टू 15 सितंबर का करवा दे रहे हैं। अगस्त तक आप लोग ऑलमोस्ट कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर लीजिए। और भी जो चीज़ें हैं वो भी एक एक करके अभी वीडियोस में आ जाएगी। भारत में अंटार्कटिका विधेयक 2022, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर थोड़ा ही करना है। ये करना है कि जो अब इंडियन लॉ है ना, वो अंटार्कटिका के अंदर जो हमारा रिसर्च स्टेशन है उस पर भी हमारा लॉ काम करेगा। और वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे प्रवेश करने के लिए यानी एंट्री करना है, अगर रहना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहाँ पे कोई भी ड्रिल कर रहे हो आप, खुदाई कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। बिना लिए हुए आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह का अगर नियम का उल्लंघन होता है या जुर्म तो होता है, तो उसके लिए सजा और जुर्माना दोनों का प्रोविजन है। यदि आप वहां पे एटॉमिक ब्लास्ट करते हैं तो 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा और 50 करोड़ रुपए कम से कम लगेंगे। दूसरा, बिना परमिट के अगर वहां खनिज संसाधन की ड्रिलिंग या कुछ भी की जाती है तो 7 साल की सजा और 10 से 15 लाख, या नहीं लिखा हुआ है, सीधा सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी लगेगा। वहां पे अभी हमारा दक्षिण गंगोत्री समाप्त हो चुका है, मैत्री और भारती स्टेशन है। नया रामसर स्थल, लेटेस्ट अपडेट क्या है, बीच बीच में अभी लगातार रामसर स्थल जो हमारा है वो बढ़ता चला गया। फाइनल जो है अभी टोटल 11 नया रामसर साइट ऐड हुआ और टोटल संख्या 75 पहुंच गई। टोटल संख्या 75। अब यहां पर तमिलनाडु में जो रामसर साइट है ना वो 14 है, उत्तर प्रदेश को क्रॉस कर चुका है। पहले यूपी था, अब तमिलनाडु के अंदर है। और जितने भी रामसर साइट है उसमें सुंदरबन सबसे बड़ा है। तो टोटल संख्या हमारी 75 हो गई है। और इसके अंदर 13,26,677 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो आ गया है। तो टोटल 77, तमिलनाडु में सबसे अधिक। भारतीय नौसेना का के झंडे को बदल दिया गया है। 2 सितंबर को कोची में भारतीय नौसेना का जो झंडा था उसको बदल दिया गया है। आईएनएस विक्रांत से ही इसकी शुरुआत की गई है। अब वो जो झंडा है वो जॉर्ज क्रॉस वाला नहीं होगा। अब यहाँ पर इंडियन फ्लैग है और यहाँ पे नेवी का ब्लू कलर का सिंबल है। यही हमारा नया फ्लैग है। भारतीय ध्वज संहिता नया लाया गया है। भारतीय ध्वज संहिता इंडियन फ्लैग एक्ट के अंदर थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और संशोधन करके ये पहले था ना कि सूर्योदय टू सूर्यास्त ही आप उसको फहरा सकते हैं, उसको फिर वहां से हटाना पड़ता था। सॉरी, ये रिपीट हो गया है उसको। तो ये पहले नियम क्या था, सूर्योदय टू सूर्यास्त फहरा सकते थे। अब आप दिन रात इसको फहरा सकते हैं, घर में, ऑफिस में, जहां भी आप करना चाहें। तो अब इसको उतारने की जरूरत नहीं है, खराब मौसम में भी उतारने की जरूरत नहीं है। नया रामसर हो गया था। नेशनल एंटी डोपिंग विधेयक 2021 आया है। इसमें यह है कि जो भी एथलीट है, सहायक कर्मी है, इन सबको डोप में शामिल होने से रोकना है, इसका मकसद है। अगर किसी भी एथलीट को कोई मेडिसिन की नीड है और या मेडिकल कोई ट्रीटमेंट है, उसमें कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड दवा उनको अगर पढ़ना है तो उनको पहले बताना पड़ेगा, परमिशन लेना होगा नाडा के पास, तब जाके वो इस तरह के इलाज करवा सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी उल्लंघन होता है तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, पुरस्कार जब्त किया जा सकता है, आगे के प्रोग्राम में भाग लेने से रोका जा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 भी आया है, लोकसभा में पास हो चुका है। यहाँ पे ये कहा गया है कि ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी फॉसिल फ्री जो भी सोर्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंदर बायोमास, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, इन सब के यूज को अनिवार्य करने की आगे जाके योजना है। तो ये सारा फैक्ट है। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा
लाल किला से भाषण दिया गया। इस भाषण में इन्होंने 25 वर्षों, ये जो 25 साल है आगे आने वाला, 75 का तो हुआ ही, उसके बाद जो 25 साल है, 100 साल तक भारत की स्वतंत्रता जब 100वीं बनाई जाएगी उस समय तक के लिए एक रोड मैप जारी किया है और उस बीच के फेज को अमृतकाल नाम दिया है। इन्होंने इसके लिए 5 प्रतिज्ञा यानी पंच प्रण लेने का प्रत्येक भारतीयों को कहा है, जिसमें भारत के विकास की आकांक्षा हो, दास्ता और औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशान का उन्मूलन हो, देश के ऐतिहासिक विरासत पे गर्व महसूस हो, एकता की शक्ति हो और कि एकता की शक्ति को बढ़ाना और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना। ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने जय जवान जय विज्ञान और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान भी था और इनोवेशन, जिसको अनुसंधान को इनोवेशन कहते हैं, उसका नारा इन्होंने दिया है। इसके अलावा इन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के उन्मूलन, कई सारी इस तरह की बातें की उन्होंने। 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। सवाल उठता है क्यों ब्लॉक किया? तो ये सबसे पहले चैनल कौन है? लोकतंत्र टीवी, यू एंड वी टीवी, AM रिजवी का चैनल था, AM रिजवी का चैनल भी ब्लॉक कर दिया गया है। गौरवशाली पवन मिथिलांचल भी बंद है। सी टॉप, सरकारी अपडेट, सब कुछ देखो, न्यूज की दुनिया, जो पाकिस्तानी चैनल है, भारत के खिलाफ गलत न्यूज फैलाने के कारण इनको बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड, उत्तर प्रदेश के द्वारा परिवार कल्याण कार्ड जारी किया गया है। सभी परिवारों को दिया जाएगा और सभी परिवारों को, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि किसको कितना स्लैब है टैक्स का, पैसे का, सबको दिया जाएगा। और सरकार की तरफ से कौन सी योजना किसको मिल रही है, सारा डाटा होगा। टोटल 12 अंक का, 12 अंकों का यूनिक कार्ड होगा और इसमें सारी चीजें जैसा आप जानकारी होगी, रोजगार कैसा है, हेल्थ कैसा है, या कौन कौन सी योजनाएं किस तरह से उनको मिल रही है। लेकिन इस कार्ड के लिए वही एप्लीकेबल होंगे जो यूपी के अस्थायी निवासी हैं। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उद्घाटन कर दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल हरियाणा के फरीदाबाद में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। माता अमृता नंदमयी ट्रस्ट के द्वारा ये 130 एकड़ में बना हुआ है और 2600 इसके अंदर बेड है, यानी ये बहुत सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल है। इसके अंदर 534 तो आईसीयू का बेड है। हर डिपार्टमेंट ही यहाँ पे आधुनिक तकनीक से लैस है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड में शामिल किया गया। अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी आयुष्मान का जो लाभ है वो उठा पाएंगे, उनको भी कार्ड दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया 27 से 28 के बीच में और खादी महोत्सव को भी संबोधित किया। और मारुति सुजुकी जो है ना, उसका 40 साल होने पे गांधीनगर में एक प्रोग्राम था, उसका आयोजन था, उसमें भी ये पहुंचे थे। इन्होंने वहां पे कई सारे प्रोग्राम को का इनॉग्रेशन किया, जैसे भुज में करीब 4400 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया। उसी में स्मृति वन स्मारक भी बनाया। ये क्या है? भुज में स्मृति वन स्मारक 470 एकड़ में बनाया गया है। भुज में जो 2021 में भूकंप आया था ना, लगभग 13,000 लोगों ने जान गंवाया था, फिर भी वो लोग सरवाइव करके अच्छे से रह रहे हैं। इस सम्मान में, इस जश्न में ये स्मृति वन स्मारक बनाया गया है। अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा, ये जो गुजरात वाला अटल ब्रिज है साबरमती पे है और केवल पैदल जाने वाले लोगों के लिए है। 300 मीटर लंबा है, 14 मीटर चौड़ा है। ये जो ब्रिज है ये पूर्वी छोर से कला और संस्कृति केंद्र को पश्चिमी छोर में फूलों के बगीचों के साथ जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने भुज में सरदार सरोवर परियोजना की लगभग 350 किलोमीटर लंबी कच्छ शाखा नहर का भी उद्घाटन किया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। उसके अलावा पीएम ने सुजुकी समूह की 2 परियोजना का भी आधारशिला रखा। उसमें एक है गुजरात के हंसलपुर सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी की आगे आने वाली यूनिट के निर्माण की जो सुविधा होगी उसका इन्होंने आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। अर्थ गंगा मॉडल, ये एक नया गंगा मॉडल आया है। नदियों के सतत विकास करने के लिए इसको लाया गया है। 2019 में कानपुर में जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक हुई थी उसी समय इसको पेश किया गया था। ये है क्या? इसमें यह कहा गया है कि हम गंगा नदी के द्वारा अपनी जीडीपी को 3% बढ़ा सकते हैं और गंगा भी साफ हो जाएगी। इसके लिए कहा गया कि गंगा को इकोनॉमी से जोड़िए तो 3% का योगदान हमारा संभव है। और महानिदेशक अशोक कुमार ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में इस गंगा अर्थ मॉडल को प्रेजेंट किया था। इसके अंदर टोटल 6, इसका जो कार्यक्षेत्र है वो 6। पहला, 0 बजट प्राकृतिक खेती, यानी गंगा के 10 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फर्टिलाइजर से खेती होगी नहीं, बायो खेती होगी, गोबर खाद ये सब होगा।
कीचड़ और अपशिष्ट जल को पुनः साफ सफाई करके सिंचाई और उपयोग में लाना, इसी को मुद्रीकरण कहते हैं। आजीविका सृजन का मतलब हाट बनाकर आजीविका सृजन, वहां पे कुछ जो लोकल फूड है या जो भी खेत के सामान है उसको वहां पे बेचा जा सकता है। सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, लोगों के आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने की यहाँ बात की गई है। और सांस्कृतिक और पर्यटन, यहाँ पे छोटे छोटे कॉटेज बना के तो पर्यटन को भी डेवलप मिलेगा। तो इन सब इलाकों में जो गंगा के आसपास का बेल्ट पॉल्यूटेड है वो पॉल्यूटेड नहीं होकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022, ये जो पोषण माह है ना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा, ये 5वां है, ठीक है, ये 5th है, 2018 से चल रहा है। हर सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में डाला जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन, फीडिंग करवाने वाली माँ, इनके हेल्थ को लेकर अवेयर करना और अलग अलग तरह के प्रोग्राम के बारे में इनको बताना। प्रधानमंत्री श्री स्कूल जो है उसका है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये एक योजना है, केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। देश भर में 14,500 से अधिक स्कूल में जो नई शिक्षा नीति आई है ना उसके मानक के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे पीएम श्री स्कूल को ग्रीन स्कूल में चेंज करने की बात भी चल रही है, जिसके अंदर पर्यावरण अनुकूल सोलर लाइट, एलईडी लाइट, प्लास्टिक फ्री एरिया, प्राकृतिक खेती होगी, कचरा प्रबंधन, ये सारी सुविधाएं होगी। और ये जो पीएम श्री स्कूल है इसके लिए स्कूल को ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्टार्टिंग के 2 साल में अभी लिंक 4 बार खुलेगा इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए, और हर 3 महीने पे खुलेगा। विद्यालय उस पर रजिस्टर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए हमारा ये ऐसे है, तो सरकार की तरफ से कुछ फंड वंड यहाँ पे दिया जाएगा। कर्तव्य पथ, सिंपल सी बात है कि राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ होगा। 8 सितंबर को पीएम मोदी कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। और इतना ही नहीं, 8 सितंबर को ही पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो 28 फीट की ऊंची ग्रेनाइट की मूर्ति है ना, 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की जो ग्रेनाइट की हाथ से निर्मित प्रतिमा है उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे। तो 2 है 8 सितंबर को, 8 सितंबर। 5 राज्यों में जनजाति अनुसूचित 5 राज्यों की जो ट्राइब शेड्यूल ट्राइब है उसको शेड्यूल ट्राइब में डाला गया है और इसकी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के भदोही में 5 उपजाति है, घुड़िया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड, इसके साथ गोंड को भी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हाटी या हट्टी करके एक समुदाय है उसको। तमिलनाडु के नाड़ी कोड़वम समुदाय को कुड़ी विकरन के समुदाय के अंदर शामिल कर दिया गया है, जो ऑलरेडी एसटी कैटेगरी के अंदर है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य में वेट्टा कुड़वा को अब कडू कुड़वा कहा जाएगा और इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बिझिया, भुइया मन इसके अलग अलग वेराइटी हैं, तो उनको जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो भुइया है, बिझिया, इनको भी ट्राइब के अंदर टोटल 12 इसके अंदर कम्युनिटी है, इनको भी दे दिया गया है। किबूथी सैन्य शिविर, इसका नाम जो है किबूथी सैन्य गैरिसन जो है इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम बिपिन रावत के नाम पे जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन रखा गया है। ये जो रावत साहब हैं वहां पे युवा कर्नल के रूप में थे 1999 और 2000 में, और गोरखा राइफल बटालियन के कमान इन्होंने संभाली थी। सैन्य शिविर और 22 किलोमीटर किबूथी बोलांग रोड का नाम भी बदल के जनरल बिपिन रावत रोड रख दिया गया है। तो ये तो उस समय के 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक के नेशनल थे। अब कुछ इंटरनेशनल देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री का बैठक ताशकंद में होता है, ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे तरफ से जाते हैं। लीज ट्रस्ट की बात करें तो लीज ट्रस्ट कंजर्वेटिव पार्टी की लीज ट्रस्ट जो है ब्रिटेन की अगली प्राइम मिनिस्टर बनी है, कंजर्वेटिव पार्टी की है, और इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सनक को हरा दिया है। बोरिस जॉनसन पहले ही जाकर रिजाइन अपना दे चुके हैं। लीज ट्रस्ट का पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रस्ट है और ये इसके पहले भी न्यायिक सचिव और मुख्य सचिव के रूप में काम कर चुकी है। भारत बांग्लादेश शिखर वार्ता, अभी जो अब शेख हसीना है वो भारत आई हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी 4 दिन की यात्रा पे हैं, तो बातचीत हुई है। उसके अंदर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का यूनिट 1 ये तैयार हो गया था, तो 1320 मेगावाट का ये यूनिट 1 है, मैत्री सुपर थर्मल पावर। तो ये जो यूनिट 1 है इसका इन दोनों ने मिलकर इनॉग्रेशन कर दिया। इसके अलावा जल संसाधन, रेलवे, साइंस एंड टेक, स्पेस, इन सब जगह पे इन्होंने टोटल 7 समझौते किए हैं, जिसमें प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच में कुसियारा नदी जल बंटवारे पे समझौता हुआ है, जो बांग्लादेश के सिलहट
और असम के क्षेत्र को इससे फायदा होगा। इसके अलावा अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी कर सकते हैं। अडानी समूह को समर्पित से संबंधित 1600 मेगावाट की गोड्डा विद्युत परियोजना और बांग्लादेश को समर्पित पारेसन लाइन बिजौर दिबोस परियोजना को भी स्टार्ट इन्होंने किया है। तो 2 ये यहां पे हो गया। अब 22 जो एससीओ समिट हुआ है 2022 का, उज्बेकिस्तान समरकंद में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। 15 से 16 सितंबर के बीच में यह शंघाई सहयोग संगठन 22वां शिखर सम्मेलन हुआ है। कहाँ हुआ है याद रखिएगा, समरकंद में, ताशकंद में नहीं हुआ है, समरकंद में हुआ है। ताशकंद से दूर है। और जून 2019 में के बाद ये पहला मौका है जब ये लोग फेस टू फेस मिलेंगे, यानी फिजिकली मिलेंगे। और इसके बाद भारत को अध्यक्षता मिलेगी। तो भारत ने उज्बेकिस्तान से अध्यक्षता ले ली है और अगले बैठक 2023 तक इनकी अध्यक्षता बनी रहेगी। एससीओ एक अंतर सरकारी संगठन है। 2001 में शंघाई चीन में इसका गठन हुआ था। 9 सदस्य हैं, जिसके अंदर अभी 9 सदस्य हैं भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। भारत जो है 2017 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। 3 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं इसमें 3 पर्यवेक्षक सदस्य में अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस हैं। डायलॉग पार्टनर्स में आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। तो इस तरह से एससीओ के वर्तमान महासचिव चीन के झांग मीन हैं। 3 साल के लिए महासचिव को चुना जाता है। और एससीओ की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। अच्छा, ये तो हो गया ना। ठीक, इसके अंदर कुछ जो वैश्विक मुद्दा था, लाइक रूस यूक्रेन का मुद्दा, कोविड, जलवायु परिवर्तन, इवन चाइना के साथ कुछ विवाद था, इन सब पे इन लोगों ने बात किया है अच्छे से। और इसमें बात करने के बाद एक ज्वाइंट रूप से समरकंद घोषणा जारी हुई है, जिसमें एससीओ के सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज समरकंद घोषणा को अपनाया है। इसमें विश्व व्यापार संगठन के जल्द से जल्द समावेशी सुधार के महत्व को जोर दिया गया है और आतंकवाद को समर्थन करने वाली स्थितियों को खत्म करने की भी बात यहाँ पे की गई है। अब आर्थिक आते हैं। आर्थिक में आएंगे तो जीडीपी विकास का एक अनुमान था, वो घट गया है। फिक्की ने जो अनुमान लगाया था ना, उसको 7.4 से घटाकर 7 कर दिया गया है। आरबीआई का जो अनुमान है 7.2 है, इससे भी अब कम होकर 7% हो गया है। कारण है यूक्रेन के युद्ध के कारण इन्फ्लेशन बढ़ने से उपभोक्ता के द्वारा मांग में कमी आई है। भारत ब्रांड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम के तहत अब जो सब्सिडी होगा ना, उसमें प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के नाम से एक उसके लिए उर्वरक, माने जो उर्वरक है उसके लिए एक लोगो और एकल ब्रांड की योजना लागू की गई है। जैसे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके है, इन सबको भारत के नाम से जोड़ा जाएगा। अब इनको यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके के नाम से जोड़ा जाएगा। और 2 अक्टूबर 2022 से इनके पुराने बैग बदल जाएंगे, नए बैग भारत के नाम से अब आएगा। 2 अक्टूबर याद रखिएगा। हवाई अड्डा, जो लोकल हवाई अड्डा है ना, उससे प्राइस कैप हटा दिया गया है। आपको पता है सबसे पहले 31 अगस्त को हटाया गया, ध्यान रखिएगा। घरेलू हवाई अड्डे की कीमतों में अब वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पहले क्या था कि आप 40 मिनट के लिए 29,900 रुपये प्लस जीएसटी मिनिमम और मैक्सिमम 8,000 यानी 8,800 रुपये प्लस जीएसटी से अधिक नहीं ले सकते हैं। अब जो घरेलू किराए वाले हैं वो जितना चाहे रख सकते हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं। खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो खुदरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई पे आधारित है, इन्फ्लेशन बढ़ के 7% पहुंच गया है। और ये एक बड़ी बात है। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी HDFC हो गया है। ठीक है, HDFC हो गया है। और HDFC जो है वो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसमें NESL पेपरलेस ई स्टैंपिंग DDE प्लेटफॉर्म का उपयोग की सुविधा करने वाला ये HDFC पहला बैंक है। सिंपल से समझिए, अब जो डॉक्यूमेंट आप देंगे ना, किसी भी लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप जमा कर सकते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहाँ पे सबसे पहले केरल में पता चला, केरल के वायनाड जिले के अंदर। और ये उतना खतरनाक नहीं है। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना, सुअर को होता है, अभी इंसान में ऐसा कुछ खास नहीं मिला है। तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया है और सुअर को होता है बीमार। और अक्सर हाँ, मतलब कुछ सुअर ठीक भी हो जा रहे हैं, कहीं पे बड़ी संख्या में सुअर के मरने की भी जानकारी मिली है। तो यही है। इंद्रधनुषीय ग्रह की तस्वीर शेयर की गई। नासा के द्वारा प्लूटो की एक बहुरंगी तस्वीर साझा की गई है। न्यू होराइजन मिशन के वैज्ञानिकों द्वारा यह
ये जो तस्वीर है वो अलग अलग क्षेत्रों के बीच कई सूक्ष्म रंग अंतरों के उजागर करने के लिए मतलब एक डिजाइन करके बनाया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि प्लूटो का ये बहुरंगीय तस्वीर है जो शेयर किया गया है। न्यू होराइजन प्लूटो और कुइपर बेल्ट के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। गन हिल की बात करें तो कारगिल सेक्टर में .5140 कारगिल का जो द्रास है ना वहाँ .5140 इसका नाम बदल के गन हिल कर दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण पर्वत है जिसपे कब्जा करने का काम लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी ने कारगिल युद्ध के दौरान किया था। सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक 2022 में पारित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि सामूहिक विस्तार के हथियार और उसके वितरण में संशोधन किया गया है। इसमें सामूहिक हथियार विनाश वाले हथियार में किसको शामिल करते हैं? परमाणु, जैविक, रासायनिक हथियार इसके अंदर शामिल है। और इस विधेयक में केंद्र सरकार ऐसी गतिविधि में जो भी शामिल है ना उसके आर्थिक संसाधन को जब्त करने का अधिकार रखेगी। इसी के लिए इसको जारी किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर स्टेशन नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पे 600 मेगावाट का 3000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। और यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन, हाइडल और सोलर एनर्जी, ये तीनों मतलब एमपी का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट खंडवा होगा जहाँ तीनों तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। डॉक्टर कलाई सेल्वी एन, ये जो है CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की कलाई सेल्वी एन जो है वो पहली महानिदेशक बनी है। और डॉक्टर कलाई सेल्वी एन शेखर मंडे का जगह लेंगे। बस ये इतना ही काफ़ी है। इन्होंने लिथियम आयन बैटरी पे लगातार काम किया है। UPI सेवा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, ऐसा सरकार ने कहा है। बोला कि यहाँ पे कोई भी UPI के लिए शुल्क नहीं देना है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस पुणे में, याद रखना, पुणे में भारत की स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च की गई है। KPIT और CSIR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है? इसके अंदर बस में लगे जो सेल होते हैं वो बस को शक्ति प्रदान करते हैं और उसके लिए जो उपयोग होने वाला बिजली है उसको उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एक फ्यूल सेल होता है, हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीकारक होता है जिसके प्रयोग से इलेक्ट्रोकेमिकल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और बाई प्रोडक्ट में सिर्फ पानी निकलता है। टोमेटो फ्लू केरल में ही ये पहले बार पता चला, कोल्लम जिले में। ये एक्चुअली 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इन्फेक्ट करता है और टमाटर की तरह फफोले पड़ जाते हैं बड़े बड़े रेड कलर के, तो उसके कारण इसको टोमेटो फ्लू कहा गया है। फिर ठीक भी हो जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल डेवलप किया गया। यानी अब हर तरह के सरकारी जो पुरस्कार है ना उसको अब एक ही पोर्टल पे लाया जाएगा और उसी पोर्टल पे कोई आवेदन कर सकते, जो उनको आवेदन करना वो आवेदन करेंगे और जिनको वहां से जो भी अवार्ड मिलेगा वो सब अनाउंस एक ही जगह किया जाएगा। वर्टिकल लॉन्च मिसाइल DRDO के द्वारा डिजाइन किया हुआ स्वदेशी डिजाइन है ये, और वर्टिकल लॉन्च मिसाइल लॉन्च किया गया है। ये कम दूरी तक मार करने वाली, एक्चुअली ये जो वर्टिकल लॉन्च मिसाइल होता है ना, चांदीपुर से अभी इसको टेस्ट किया गया है। ये लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे 40 से 50 किलोमीटर की सीमा में टारगेट कर सकती है। इसका काम क्या है? इसका काम है क्विक रिस्पॉन्स करना, ठीक है, यानी लड़ाकू जेट और मिसाइल के हमले को ये तुरंत रोकने के लिए ये काम आता है। इसके अलावा आर्टेमिस 1 क्या है? मानव रहित मून मिशन है, लेकिन आर्टेमिस 1 को अभी रोक दिया गया था इंजन में खराबी आने के कारण। नासा का है, मानव रहित मून मिशन है। इंटीग्रेशन ऑफ OP इनिशिएटिव विथ ONDC, यहाँ पे क्या है कि पीयूष गोयल ने डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क के साथ एक जिला एक उत्पाद, जिसको OP कहते हैं, उसको जोड़ने का आह्वान किया है। तो एक जिला एक उत्पाद को जोड़ा जाएगा और निर्यात हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क, G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क तेलंगाना AI मिशन के 4 स्टार्टअप को G20 का जो डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क है ना उसमें भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अब नेस्कॉम के द्वारा समर्थित TAIM राज्य सरकार की ओर से एक पहल है। इसके 4 स्टार्टअप हैं। 4 स्टार्टअप जो हैं आर्फिक्स, एडुबुक, यूनिमार्ट और माया MD। ये 4 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हैं। इनको अभी चुना गया है G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क के लिए। G20 डिजिटल इनोवेशन नेटवर्क का जो कार्यक्रम है 2 से 4 सितंबर के बीच में
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बाली में आयोजित होगा, जहां पे ये उसमें इसका मकसद ही है 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सोसाइटी, फिनेंशियल इंक्लूजन, आपूर्ति श्रृंखला, इनमें 100 सबसे अच्छा स्टार्टअप ढूंढना, जिसके अंदर भारत के 4 मिले हैं। तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट, अब तेजस 2.0 को अनुमति मिल गई है। टोटल इसके लिए 6500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो हाल के 2500 करोड़ के बजट के बाहर के हैं। सिर्फ तेजस के लिए दिया गया है। अब इसमें अंतर क्या होगा, इसका इंजन अलग है। इसका इंजन तेजस 2 का 414 है, इसका 404 है। ये 90 किलो न्यूटन पीक पावर देगा, ये 83 देता है। ये 4 टन उठा सकता है, ये 3 टन उठाएगा। इसके अंदर एक रडार है, इसके अंदर मल्टी मोड रडार है। और इसका जो ऑप्शन है मिराज 2000 जगुआर मिग, और यहाँ पे मिग 21 है। तो इस तरह से ये एकदम अपग्रेडेड वर्जन है। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला, सुन लीजिए अच्छे से, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत का जलावतरण हो चुका है। कोच्चि शिपयार्ड ने इसको बनाया है। नौसेना को 2 सितंबर 2022 को इन्होंने दे दिया। अभी तक का भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है, और ये कीव श्रेणी के आईएनएस विक्रमादित्य के बाद का दूसरा बड़ा युद्धपोत है। और अगर ऑल वर्ल्ड की बात करें तो 7वां बड़ा युद्धपोत है। इसका नाम विक्रांत, भारत के पहले इसका नाम जो है ना, भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पर ही रखा गया है विक्रांत। क्योंकि विक्रांत ने, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उसमें एक अच्छी भूमिका निभाई थी, उसको हटा दिया गया, तो उन्हीं के नाम पे फिर से इसको विक्रांत कर दिया गया है। विक्रांत के बाद भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चीन की श्रेणी में आ गया, जिनके पास अपने विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। ये अगर इसको आप ठीक से देखें तो ये 18 मंजिल ऊंचा है, 2400 कमरे हैं, 1600 क्रू इसके अंदर रह सकते हैं। इसके अलावा कोची ने तो इसको डिजाइन किया ही है, 20,000 करोड़ के आसपास लागत लगी है। 2023 तक ये पूरी तरह से वर्किंग पोजीशन में होगा। इसमें 30,000 टन का तो स्टील लगा है। आईएनएस विक्रांत 265 मीटर लंबा, 62 फीट चौड़ा, फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर तो इसका फ्लाइट डेक है, और अधिकतम 28 नॉटिकल मील के हिसाब से ये एक बार फ्यूल टैंक फुल करने के बाद 14,000 किलोमीटर तक चल सकता है। 43,000 टन वजन कर सकता है। 30 विमानों को या हेलीकॉप्टर को यहाँ पे डॉक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के बैटरी के लिए अभी लगातार बैटरी ब्लास्ट और आग लगने की काफी ज्यादा जानकारी मिली थी। इसको लेकर टाटा नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो यहाँ बैटरी के सुरक्षा मानक को लेकर 1 अक्टूबर से एक नया मैंने उसके डिजाइन, पैकिंग, ऑन बोर्ड चार्जर, इन सब में कुछ बदलाव करने के लिए 1 अक्टूबर से एक नया डेडलाइन जारी कर दिया गया है। बायो विलेज की बात करते हैं, जैब गांव की बात करते हैं। त्रिपुरा के सिपाही जिला में चारिलम निर्वाचन क्षेत्र में दसपारा गांव, याद रखिएगा, दसपारा गांव भारत का पहला बायो गांव हो गया है। बायो विलेज पहला त्रिपुरा का दसपारा गांव हो गया है, और यहाँ पे पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग पूरी तरह से किया जाता है। और टोटल त्रिपुरा में ऐसे 10 गांव हैं जहां पे जैब गांव 2.0 का जो नॉर्म्स है ना, उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाता है। भारत का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है, कोविड के लिए है। इमरजेंसी के लिए डीसीजीआई ने आपातकालीन अनुमति दे दी है। तो ये भारत बायोटेक के द्वारा हैदराबाद में जो फार्मेसी है उसने डेवलप किया है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये एक्चुअली मिसाइल जो है ना, अगर मान लो युद्ध में अगर टैंक है हमारा, हेलीकॉप्टर है, ऐसा कुछ भी है, तो उसको किसी और दूसरे मिसाइल से बचाने के लिए ये क्विक रिस्पांस करने वाली मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर से किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और विकसित है। बख्तरबंद गाड़ी सैन्य काफिले को ये सुरक्षा देगा। देश का सबसे बड़ा रबर डैम 312 करोड़ में 411 मीटर लंबा रबर डैम का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। और ये फल्गु नदी विष्णु घाट के पास कम से कम साल भर 3 से 4 फीट पानी यहाँ पे रहेगा। आंध्र प्रदेश का पार्वतीपुरम की झंझावती नदी पर देश का पहला रबर डैम बना था, लेकिन ये रबर डैम सबसे लंबा है, 411 मीटर का। नया स्टील ब्रिज भी यहीं पे विष्णुपद घाट जो है ना, वहां पे सीताकुंड पहुंचने के लिए एक नया स्टील ब्रिज भी बना दिया गया है। तो जो लोग जो पिंडदान करते हैं ना, अब वहां से सीधा विष्णुपद से पिंडदान करके सीताकुंड आसानी से पहुंच सकते हैं। स्टील फ्रिगेट तारागिरी शिवालिक क्लास का है। P-17A
कि 5वीं स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को 11 सितंबर 2022 को मुंबई की श्रीमती चारू सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ब्रिटेन की महारानी के डेथ के कारण भारत सरकार द्वारा घोषित राजकीय शोक के कारण इस कार्यक्रम को एक टेक्निकल लॉन्च तक ही सीमित रखा गया, क्योंकि महारानी का आपको पता है डेथ हो गया था। तो आईएनएस तारागिरी जो है शिवालिक क्लास की, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये 488 फीट लंबा है, 58.5 फीट चौड़ा है, 4 मंजिला, मतलब 4 इंजन होंगे, दो टरबाइन के, 2 गैस टरबाइन और 2 डीजल का। तो ये मतलब एक अच्छा फ्रिगेट है और इसको अभी 2025 में सेना को दिया जाएगा, भारतीय नौसेना को। हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा। अभी हुआ क्या, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के सहयोग से आधिकारिक तौर पे देश में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है। ठीक है, शुरू की है। और इससे क्या होगा कि अब बहुत सारे ऐसे रिमोट लोकेशन हैं जहां पे इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, वहां पे इसको इजीली पहुंचाया जा सकता है। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र, ये जो लिथियम सेल निर्माण संयंत्र है, भारत का पहला जो लिथियम सेल निर्माण संयंत्र है, उसका शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के द्वारा किया गया है। कहां किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसको शुरू किया गया है और इसकी डेली की क्षमता 270 मेगावाट प्रति घंटा यानी 20,000 सेलों के उत्पादन करने की है, जिसके कारण हम विदेश से जो लिथियम की निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ तक अभी, इसके बाद हम लोग पर्सनैलिटी और आगे के फैक्ट्स को देखेंगे।